हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पुस्तक ऑनलाइन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम विज्ञान टॉपिक से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। हर सरकारी एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन विज्ञान टॉपिक से अवश्य ही पूछे जाते हैं। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण और सेलेक्टेड हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें तथा इसके साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी ऑन कर दें, जिससे आप हमारे लेटेस्ट वीडियो समय पर प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस में होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ठोस पदार्थ हो जाएगा। यानी कि दोस्तों, ठोस पदार्थों में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। ध्वनि की चाल जो होती है वो प्रत्यास्थता और घनत्व पर निर्भर करती है। अब दोस्तों, ठोसों की जो प्रत्यास्थता होती है वो गैसों और द्रवों की तुलना में अधिक होती है, इसलिए ध्वनि की चाल सर्वाधिक ठोस पदार्थों में होती है। और वायु में जो ध्वनि की चाल होती है वो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए किस तरंग का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, पराश्रव्य तरंग हो जाएगा। यानी कि दोस्तों, समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा दूध के अंदर हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए भी पराश्रव्य तरंगों का ही प्रयोग किया जाता है। और गठिया रोग के उपचार में तथा मस्तिष्क में ट्यूमर का पता लगाने के लिए भी पराश्रव्य यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव का उपयोग ही किया जाता है। और दोस्तों, पराश्रव्य जो तरंगें होती हैं उनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, पहाड़ पर खाना पकाने में कठिनाई होने का क्या कारण है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यानी कि वायुमंडलीय दाब में कमी होना हो जाएगा। दोस्तों, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वायु हल्की होती जाती है और इसके द्वारा लगने वाला जो वायुमंडलीय दाब है वो भी हल्का होता जाता है। और दोस्तों, वायुमंडलीय दाब में कमी होने से जल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसके मान में भी कमी आने लगती है, जिससे भोजन पकाने में देर लगती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किस वैज्ञानिक ने दिया? तो इसका सही आंसर वॉटसन एंड क्रिक हो जाएगा। यानी कि दोस्तों, डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल था वो वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। और डीएनए जो होता है वो एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी, बॉवेरी ने सेंट्रोसोम की खोज की थी और वोल्डियर ने गुणसूत्र का नामकरण किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, फ्लोक्विनोन हो जाएगा। यानी कि दोस्तों, विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है वो फ्लोक्विनोन होता है। कैल्सीफेरोल जो होता है वो विटामिन डी का होता है। एस्कॉर्बिक जो एसिड होता है वो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। और दोस्तों, साइनोकोबालामिन जो होता है वो विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है। और विटामिन B12 में ही कोबाल्ट उपस्थित होता है, इससे आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है, एंटीबॉडी का निर्माण करना हो जाएगा। यानी कि दोस्तों, WBC का जो मुख्य कार्य होता है वो शरीर में एंटीबॉडीज़ का निर्माण करना होता है। इसके अलावा WBC की संख्या अधिक हो जाने पर एक ब्लड डिसऑर्डर हो जाता है जिसे ल्यूकेमिया कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस स्तनधारी की RBC में केंद्रक उपस्थित होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ऊँट हो जाएगा। दोस्तों, किसी भी स्तनधारी की RBC जो होती हैं उनमें केंद्रक उपस्थित नहीं होता है, परंतु ऊँट एक अपवाद स्वरूप स्तनधारी है जिसकी RBC में केंद्रक उपस्थित होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, कैंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों, ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। और विज्ञान की वह शाखा जिसमें रुधिर का अध्ययन किया जाता है उसे हेमेटोलॉजी कहा जाता है। और दोस्तों, विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊतकों का अध्ययन किया जाता है उसे हिस्टोलॉजी कहा जाता है। और दोस्तों, विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसे साइटोलॉजी कहा जाता है। तो इससे आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, परावैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जॉन रिटर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों, परावैंगनी किरणों की खोज जॉन रिटर ने की थी। कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। पॉल विलार्ड ने गामा किरणों की खोज की थी और रॉन्टजन ने एक्स रेज की खोज की थी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, बांध बनाकर पानी इकट्ठा करने में कौन सी ऊर्जा निहित होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। दोस्तों बांध बनाकर जब पानी इकट्ठा किया जाता है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा निहित होती है। इसके अलावा घड़ी में जो संचित ऊर्जा होती है वो भी स्थितिज ऊर्जा का ही उदाहरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, पाचन नली की लंबाई कितनी होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए 32 फीट हो जाएगा। यानी कि दोस्तों वयस्कों में पाचन नली की जो लंबाई होती है वो 32 फीट होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी 120/80 mmHg हो जाएगा। यानी कि दोस्तों मानव शरीर का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 mmHg के बराबर होता है और ब्लड प्रेशर को स्फिग्नो मैनोमीटर से मेज़र किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, फ्लैश बल्बों में कौन सी गैस भरी होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी नाइट्रोजन गैस हो जाएगा। यानी कि दोस्तों फ्लैश बल्बों में जो गैस भरी होती है वो नाइट्रोजन गैस होती है। इसके अलावा जो साधारण बल्ब होते हैं उनमें ऑर्गन गैस भरी होती है। और दोस्तों वायुयान के जो टायर होते हैं उनमें भी नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से रोल्ड गोल्ड है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए कॉपर प्लस एल्यूमिनियम की मिश्र धातु हो जाएगा। यानी कि दोस्तों कॉपर प्लस एल्यूमिनियम की मिश्र धातु को रोल्ड गोल्ड कहा जाता है। इसे सोने का कृत्रिम रूप भी कहा जाता है। और दोस्तों कॉपर प्लस जिंक की मिश्र धातु को जस्ता कहा जाता है। कॉपर प्लस टिन की मिश्र धातु को कांसा कहा जाता है। और दोस्तों कॉपर, जिंक और निकल की मिश्र धातु को जर्मन सिल्वर कहा जाता है। तो इससे आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक उपस्थित हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी पोलोनियम हो जाएगा। यानी कि दोस्तों सर्वाधिक समस्थानिक जो उपस्थित हैं वो पोलोनियम के हैं। और दोस्तों एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी प्रोटॉन संख्या समान होती है किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं समस्थानिक कहलाते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। पहला है 1H1 जिसे प्रोटियम कहा जाता है, 1H2 जिसे ड्यूटेरियम कहा जाता है, 1H3 जिसे ट्राइटियम कहा जाता है। इससे आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, बल की CGS पद्धति में यूनिट क्या होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी डायन हो जाएगा। यानी कि दोस्तों बल की जो CGS पद्धति में यूनिट होती है वो डायन होती है और MKS पद्धति में यूनिट न्यूटन होती है। दोस्तों 3 पद्धतियाँ होती हैं, CGS, FPS और MKS। CGS पद्धति में दोस्तों लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक जो होते हैं वो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड होते हैं। और दोस्तों FPS पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के जो मात्रक होते हैं वो फुट, पाउंड और सेकंड होते हैं। और दोस्तों MKS पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के जो मात्रक होते हैं वो मीटर, किलोग्राम तथा सेकंड होते हैं। और दोस्तों अर्ग जो होती है वो ऊर्जा की CGS पद्धति में यूनिट होती है जिसे MKS पद्धति में जूल के बराबर माना जाता है। इससे आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पानी पर तैरती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए लिथियम हो जाएगा। यानी कि दोस्तों लिथियम धातु जो होती है वो पानी पर तैरती है। लिथियम के अलावा सोडियम और पोटेशियम धातु भी पानी के ऊपर तैरती हैं क्योंकि इन तीनों धातु का जो घनत्व होता है वो पानी के घनत्व से काफ़ी कम होता है। और लिथियम धातु जो होती है वो दोस्तों सबसे हल्की धातु होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवांशिक रोग है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी वर्णांधता हो जाएगा। यानी कि दोस्तों वर्णांधता रोग जो होता है वो आनुवांशिक रोग होता है और इस रोग से ग्रसित व्यक्तियों में लाल एवं हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है। इससे मुख्यतः पुरुष प्रभावित होते हैं क्योंकि स्त्रियां केवल वाहक का काम करती हैं। और दोस्तों हाथी पांव रोग जो होता है वो कवक के द्वारा होता है। गोनोरिया रोग बैक्टीरिया के द्वारा होता है यानी जीवाणु के द्वारा होता है। और एड्स जो होता है वो एक वायरस जनित रोग होता है। और एड्स के रोगी की पहचान के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। इससे आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो इस प्रकार होती है,
6CO2 और 12H2O आपस में क्रिया करते हैं और यह प्रकाश की उपस्थिति में होती है। इसमें C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज बनता है। 6 अणु इसमें जल के बनते हैं और दोस्तों 6 अणु ही इसमें ऑक्सीजन के बनते हैं। यानी कि इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पत्तियों के द्वारा वायुमंडल से ग्रहण किया जाता है और जल को जड़ों के द्वारा ज़मीन से ग्रहण किया जाता है। ये आपस में क्रिया करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जिसका भोजन के रूप में पादप उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ देते हैं, जिसका उपयोग जीवधारी करते हैं। अर्थात प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। मिर्च की तीक्ष्णता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी कैप्सेसिन हो जाएगा। यानी कि दोस्तों मिर्च की जो तीक्ष्णता होती है वो कैप्सेसिन के कारण होती है। और लाइकोपीन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है। कैरोटीन के कारण दूध का हल्का पीला रंग होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से लौंग किससे प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी फूल की कली हो जाएगा। यानी कि दोस्तों लौंग जो होती है वो पौधे की फूल की कली से प्राप्त होती है। और दोस्तों मूली, गाजर ये सभी जड़ के उदाहरण हैं और आलू जो होता है वो भूमिगत तना होता है। और अदरक जो होता है दोस्तों वो राइजोम होता है, यानी कि प्रकंद होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से हाइड्रा जंतु किस वर्ग में आता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए सीलेंट्रा वर्ग हो जाएगा। यानी कि दोस्तों हाइड्रा जो होता है वो सीलेंट्रा वर्ग में आता है। और प्रोटोजोआ वर्ग के जो उदाहरण हैं वो अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम है। ऑर्थ्रोपोडा के जो उदाहरण हैं वो झींगा, केकड़ा, तिलचट्टा, बिच्छू और रेशम का कीड़ा है। ऑर्थ्रोपोडा दोस्तों जंतु वर्ग का सबसे बड़ा वर्ग है। और एनिलिडा के अंतर्गत केंचुआ और जोंक आते हैं, तो इससे आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से रक्त में उपस्थित धातु है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी लोहा हो जाएगा। यानी कि दोस्तों रक्त में जो हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है उसमें आयरन उपस्थित होता है। आयरन को ही लोहा कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। लार में किसका पाचन होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी स्टार्च हो जाएगा। दोस्तों लार में उपस्थित जो एंजाइम होता है वो टाइलिन एंजाइम होता है। और टाइलिन जो होता है वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। यानी कि लार के अंदर स्टार्च का पाचन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। आंसू में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी लाइसोजाइम हो जाएगा। यानी कि दोस्तों आंसू में लाइसोजाइम एंजाइम उपस्थित होता है। और टाइलिन जो होता है वो लार ग्रंथियों में उपस्थित एंजाइम होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। ताप के बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए बढ़ती है हो जाएगा। यानी कि दोस्तों ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की जो चालकता है वो बढ़ती है और प्रतिरोधकता कम होती है। जबकि चालक जो होते हैं उनमें ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है और चालकता कम होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। थर्मामीटर में निम्न में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए मरकरी हो जाएगा। यानी कि दोस्तों थर्मामीटर तथा बैरोमीटर में मरकरी का उपयोग किया जाता है। ट्यूबलाइट में भी दोस्तों मरकरी की वाष्प का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों मरकरी को क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। मानक वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए पारे के 760 मिलीमीटर दाब को हो जाएगा। यानी कि दोस्तों पारे के 760 मिलीमीटर दाब को ही मानक वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक प्रेस ये सभी किस नियम पर कार्य करते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए पास्कल का दाब संबंधी नियम हो जाएगा। यानी कि दोस्तों पास्कल के दाब संबंधी नियम पर ही हाइड्रोलिक ब्रेक, लिफ्ट और हाइड्रोलिक प्रेस कार्य करते हैं। और दोस्तों आर्किमिडीज वैज्ञानिक ने तैरने से संबंधित नियम दिए थे, न्यूटन ने गति के नियम दिए थे और चार्ल्स ने वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में संबंध बताया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। 1 सेकंड में उत्पन्न कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं?
तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी आवृत्ति हो जाएगा। यानी कि दोस्तों किसी भी कण के द्वारा 1 सेकंड में उत्पन्न कंपनों की संख्या उस तरंग की आवृत्ति कहलाती है। इसे n=1/t के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। n इसमें फ्रीक्वेंसी होती है और t आवर्तकाल होता है। दोस्तों माध्यम का कंपन करता हुआ कोई कण एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेता है उसे उस तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। इससे आप ये भी याद रखेंगे। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें तथा इसके साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी ऑन कर दें, जिससे आप हमारे लेटेस्ट वीडियो समय पर प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।